नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की टॉप हेडलाइंस के साथ। ब्रिक्स देशों ने की पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा। कहा, आतंकवाद के लिए नहीं चलेगा कोई बहाना। आतंकवादी गतिविधियों और समर्थन करने वालों को जवाबदेह ठहराने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत न्याय के कटघरे में लाने पर जोर। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट में कहा, भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर प्रहार था पहलगाम का आतंकी हमला। सुविधा से नहीं होनी चाहिए आतंकवाद की निंदा। दिल्ली में आज से रक्षा लेखा विभाग का नियंत्रक सम्मेलन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे उद्घाटन। बजट, लेखा सुधार और क्षमता निर्माण जैसे विषयों पर होगी चर्चा। गजा संघर्ष विराम पर इजरायल और हमास के बीच कतर में बातचीत जारी। आज वॉशिंगटन में ट्रंप से मुलाकात करेंगे नेतन्याहू। और खेल की खबरों में बर्मिंघम में टीम इंडिया की 58 साल में पहली जीत। इंग्लैंड को 336 रन से हराया। 5 मैच की सीरीज 1-1 से बराबर। लॉर्ड्स में 10 जुलाई से होगा तीसरा टेस्ट। और अब खबरें विस्तार से। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के पहले दिन एक सुर में आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की निंदा की गई। महत्वपूर्ण बात यह है कि रियो डी जेनेरो घोषणा पत्र में किसी भी आतंकी कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए उसे आपराधिक और अनुचित बताया गया, चाहे उसका उद्देश्य कुछ भी हो, जब भी, जहां भी और जिसके द्वारा भी किया गया हो। रियो घोषणा पत्र के पैराग्राफ 34 में लिखा है, हम 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें कम से कम 26 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हुए। हम आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही, आतंकवाद के वित्त पोषण और सुरक्षित ठिकानों सहित सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हैं। ब्रिक्स नेताओं ने संयुक्त रूप से कहा कि हम दोहराते हैं कि आतंकवाद को किसी भी धर्म, राष्ट्रीयता, सभ्यता या जातीय समूह से नहीं जोड़ा जाना चाहिए और आतंकवादी गतिविधियों और उनके समर्थन में शामिल सभी लोगों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए और प्रासंगिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को अस्वीकार करने का आग्रह करते हैं। हम आतंकवाद के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करने और आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मापदंडों को अस्वीकार करने का आह्वान करते हैं। हम ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म वर्किंग ग्रुप और इसके 5 उप समूहों की गतिविधियों का स्वागत करते हैं, जो ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म रणनीति, ब्रिक्स काउंटर टेररिज्म कार्य योजना और CTWG स्थिति पत्र पर आधारित है। हम संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के शीघ्र अंतिम रूप और अपनाने का आह्वान करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में वैश्विक संस्थाओं में व्यापक सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया है। पीएम ने कहा कि वर्तमान वैश्विक संरचनाएं 21वीं सदी की चुनौतियों का समाधान करने में सक्षम नहीं हैं। वैश्विक शांति और सुरक्षा को प्रधानमंत्री ने साझा हितों और भविष्य की बुनियाद बताया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण और सुरक्षित वातावरण में ही मानवता का विकास संभव है। प्रधानमंत्री ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को अमानवीय और कायरतापूर्ण करार दिया। साथ ही कहा कि हमला भारत की आत्मा, अस्मिता और गरिमा पर सीधा प्रहार था। आतंकवाद की निंदा हमारा सिद्धांत होना चाहिए, केवल सुविधा नहीं। अगर पहले ये देखेंगे कि हमला किस देश में हुआ, किसके विरुद्ध हुआ, तो यह मानवता के खिलाफ विश्वासघात होगा। उन्होंने कहा कि निजी या राजनीतिक स्वार्थ के लिए आतंकवाद को मूक सम्मति देना, आतंक या आतंकियों का साथ देना किसी भी अवस्था में स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने अगले वर्ष भारत की अध्यक्षता में होने वाले ब्रिक्स समिट के लिए सदस्य देशों को आमंत्रित किया। एक बार फिर बात करते हैं 17वें ब्रिक्स समिट के संयुक्त घोषणा पत्र के।
जिसके जरिए दुनिया को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि ग्लोबल साउथ अब एक अधिक समावेशी, सतत और न्याय संगत वैश्विक व्यवस्था के लिए एकजुट हो चुका है। शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक दक्षिण सहयोग को अधिक समावेशी और सतत शासन हेतु मजबूत बनाना है, जिसके तहत नेताओं ने पारस्परिक सम्मान, संप्रभु समानता, लोकतंत्र, समावेशिता और सहमति जैसे मूल सिद्धांतों को दोहराया। घोषणा पत्र में 3 प्रमुख पहलों की घोषणा की गई, जिसमें जलवायु वित्त पर ब्रिक्स नेताओं की फ्रेमवर्क घोषणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक शासन का संयुक्त वक्तव्य और सामाजिक रूप से निर्धारित बीमारियों के उन्मूलन के लिए साझेदारी शामिल है। ब्रिक्स देशों ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक शासन प्रणालियों में तत्काल सुधार की मांग करते हुए कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को समकालीन वास्तविकताओं के अनुरूप ढालना आवश्यक है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से उभरते और विकासशील देशों की अधिक भागीदारी की जरूरत को रेखांकित किया। घोषणा पत्र में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में ब्रिक्स देशों की व्यापक भूमिका की वकालत की गई, जिसमें यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाया जाना भी शामिल है। साथ ही नेताओं ने इस बात पर भी जोर दिया कि संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह का एकाधिकार नहीं होना चाहिए और महिलाओं, साथ ही विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को भी बढ़ावा दिया जाना चाहिए। तो यूएन सुरक्षा परिषद जैसे निकायों में सुधार पर जोर दिया गया। संयुक्त राष्ट्र में वरिष्ठ पदों पर किसी एक देश या समूह का एकाधिकार का विरोध किया गया इस घोषणा पत्र में। साथ ही महिलाओं और विकासशील देशों के प्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ाने पर भी इस घोषणा पत्र में जोर दिया गया। वैश्विक संघर्ष और सैन्य खर्चों में वृद्धि पर चिंता की गई और भू राजनीतिक ध्रुवीकरण पर गंभीर चिंता जताई गई। नेताओं ने कहा कि विकासशील देशों को सतत विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की आवश्यकता है और सैन्य बजटों में बढ़ोतरी उनके लिए बाधा बन रही है। उन्होंने सुरक्षा को जलवायु परिवर्तन एजेंडे से जोड़ने के प्रयासों पर चिंता जताई। ब्रिक्स नेताओं ने पेरिस समझौते और UNFCCC के उद्देश्यों की प्राप्ति की प्रति पूर्ण समर्थन जताया। भारत की वर्ष 2028 में COP33 की मेजबानी की उम्मीदवारी का स्वागत किया गया। ब्रिक्स ने दोहराया कि जलवायु परिवर्तन से निपटने में बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक हैं और सभी देशों को समान लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों के आधार पर कार्य करना चाहिए। घोषणा पत्र में स्ट्रैटेजी फॉर ब्रिक्स इकोनॉमिक पार्टनरशिप 2025 का स्वागत किया गया, जिसमें क्षेत्रीय विकास, व्यापार, निवेश और सहयोग के लिए एक स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान किया गया। इसमें विशेष रूप से डिजिटल अर्थव्यवस्था, ऊर्जा सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर बल दिया गया। समावेशी सामाजिक विकास की दिशा में संकल्प लिया गया। नेताओं ने महिलाओं, दिव्यांगजन, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, प्रवासियों और शहरों में रहने वाले के अधिकारों और अवसरों को सुनिश्चित करने पर जोर दिया। मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं की रक्षा को समानता और पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के तहत वैश्विक सहयोग की प्राथमिकता बताया गया। ब्रिक्स समिट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रियो डी जेनेरो स्थित म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट पहुंचे। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा ने प्रधानमंत्री की अगवानी की। ब्रिक्स की स्थापना साल 2006 में हुई थी। ब्राजील, रूस, भारत, दक्षिण अफ्रीका, चीन संस्थापक सदस्य हैं। साल 2010 में दक्षिण अफ्रीका जुड़ा और साल 2024 में मिस्र, इथियोपिया, ईरान, UAE, सऊदी अरब, इंडोनेशिया 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया। ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य देश हैं और 12 पार्टनर कंट्री हैं। ब्रिक्स दुनिया की 40% अर्थव्यवस्था और 49% आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रियो डी जेनेरो में मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने मलेशिया को भारत के लिए अहम बताते हुए महासागर विजन और एक्ट ईस्ट पॉलिसी में उसका प्रमुख स्थान बताया। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। पीएम ने कहा कि IT, नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचे जैसे भविष्य के क्षेत्र ऐसे हैं जहां द्विपक्षीय संबंध मजबूती से बढ़ रहे हैं।
दोनों नेताओं के बीच इस बात पर भी चर्चा हुई कि दोनों देशों के बीच निवेश और व्यापार संबंधों को कैसे और मजबूत बनाया जाए। ब्रिक्स समिट से अलग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कानेल से भी मुलाकात की। रियो डी जेनेरो में हुई इस बैठक में अहम द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने आने वाले समय में दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में बहुत विस्तार की संभावना जताई। पीएम ने कहा कि प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और ऊर्जा जैसे क्षेत्र भी समान रूप से आशाजनक हैं। पीएम ने कहा कि क्यूबा में आयुर्वेद की बढ़ती स्वीकार्यता निश्चित रूप से एक बड़ी बात है। दोनों नेताओं ने आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चिन से भी मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अच्छी बातचीत हुई। वहीं विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच रियो डी जेनेरो में मुलाकात हुई। इन दोनों विदेश मंत्रियों की 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान बैठक हुई। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग, पश्चिम एशिया, ब्रिक्स और SCO पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रियो डी जेनेरो में मेक्सिको के विदेश मामलों के सचिव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच स्वास्थ्य, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में साझेदारी को और बढ़ाने पर चर्चा हुई। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से भी मिले। दोनों नेताओं के बीच हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों को लेकर बातचीत हुई। विदेश मंत्री ने इस मुलाकात पर खुशी जताई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद बात होगी बाबा बर्फानी की। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। एक 12 नंबर पड़ा क्या उधर? कहाँ खोया रहता है भाई? हमेशा मोबाइल में घुसा रहता है। आपकी महबूबा देख रहा हूँ। ये सब क्या है भैया? हाँ, क्या बाइक थी यार, पिंच एकदम। हाँ, क्यों नहीं होगी भाई? बाइकर बनने का सपना जो था। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए। अब तो बस अपने गैराज में बैठा लोगों की डुगडुगी ठीक करता रहता हूँ। और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा ताकि मेरे मोन्टू के सपनों पे कोई ब्रेक ना लगा सके। सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं बाबा बर्फानी की। श्री अमरनाथ गुफा मंदिर के दर्शन के लिए हर रोज सैकड़ों तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। यहां पहुंच रहे श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता है। इस बीच श्रद्धालुओं का 5वां जत्था पहलगाम के नुनवान आधार शिविर से दर्शन के लिए रवाना हो गया है। बहुत खुश है, ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में आए हैं, क्योंकि इस तरफ हमारा पहला राउंड है आने का, तो ऐसा लग रहा है हम लोग स्वर्ग में आए हैं। बहुत अच्छा है। अपने परिवार को छोड़ के इतनी सुरक्षा के लिए हम लोगों के लिए यहाँ पर है, देश के लिए यहाँ पर है, बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भावना हर देशवासियों में होनी चाहिए, लेकिन जो वो लोग करते हैं शायद वो हम ना कर पाए, लेकिन कोशिश करेंगे जितना हमसे हो सके, हम लोग देश प्रेम की भावना के साथ में आगे बढ़ेंगे। मन में तो बहुत उत्साह था कि हमें जाना, लेकिन फिर कुछ समय बाद बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, कैसा होगा क्या होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लगा कि नहीं, हम बिल्कुल सुरक्षित है और सुरक्षित जाएंगे और वापस भी आएंगे। साफ सफाई और जो कमांडो है, सिक्योरिटी, वो भी बहुत अच्छी है। सभी लोग एक दूसरे का उत्साह भी बढ़ा रहे हैं कि जाइए जाइए, यहाँ पर बहुत सारी सुरक्षा है, आपको कुछ नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत ही, लेकिन सब कुछ बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से है। इससे मन में यह विश्वास हो गया कि हमें कुछ नहीं होगा। पहले और 16, 17 और 19 तक आया था, कोविड तक अब नहीं आया, अभी आया था इधर। ये बहुत बढ़िया है, ये सुरक्षा बढ़िया है, बंदर बढ़िया है, आदमी लोग बढ़िया है, मौसम भी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हर हर महादेव। अच्छी व्यवस्था है, खाने से लेके रहने तक का सारा इंतजाम बहुत अच्छे से किया। सिक्योरिटी गार्ड भी बहुत अच्छे हैं, सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी। हमारा जैसा देश है वैसा हमेशा शांति से बना रहे, बस ये चीज का प्रार्थना। मोदी हमेशा रहे, है और रहे जी।
केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की पार्टी के ताजा गठजोड़ पर तीखा हमला बोला है। डीडी न्यूज के वरिष्ठ संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में उन्होंने कहा कि देश के किसी भी कोने में भाषा का सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में मराठी और हिंदी भाषाई विवाद काफ़ी पुराना है, लेकिन एक बार फिर से उस वक्त इसको फिर से भड़का दिया गया जब पुनः राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक मंच पर थे। कितना विवादित बयान और किस तरह से महाराष्ट्र के इस भाषाई विवाद को देखा जा रहा है, इस पर बात करने के लिए लंबे समय से सामाजिक न्याय की लड़ रहे और केंद्रीय मंत्री जो खुद महाराष्ट्र से आते हैं, रामदास आठवले साहब हमारे साथ हैं। सर, आपने एक लंबे समय तक सामाजिक लड़ाई लड़ी है, महाराष्ट्र की भाषाई लड़ाई को आपने देखा है, और ख़ासकर जब बात करें मराठी और हिंदी विवाद, सर कितना पुराना है और जो वर्तमान में जो वर्जन आया है मनसे प्रमुख राज ठाकरे का, उसको आप कैसे देखें? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और लेकिन राज ठाकरे के मनसे के द्वारा हर बार गुंडागर्दी की जाती है और मराठी आना चाहिए, बात सही है। मुंबई में रहना है तो मराठी आनी भी चाहिए। अनेक लोग मराठी बोलते भी है, लेकिन उन लोग मराठी बोलो नहीं तो हम थप्पड़ मारेंगे, तो इसी तरह की दादागिरी उनकी चल रही है। इस दादागिरी को दादागिरी से उत्तर देना पड़ेगा और राज्य सरकार ने, माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने, ये ऐसे गुंडागर्दी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर, एक बड़ा पल भी था मराठी मानुस के लिए जब दोनों ठाकरे भाई एक साथ मंच पर आए। तकरीबन 20 साल बाद दोनों एक मंच पर थे जब राज ठाकरे उद्धव ठाकरे थे। कई बड़े मैसेज की इंतजार था मराठी मानुस को, लेकिन जो उस मंच से जो बड़ा एक विवादित बयान मंच से प्रमुख राज ठाकरे ने दिया कि थप्पड़ मारो जो हिंदी नहीं बोलेगा और लेकिन वीडियो मत बनाओ, ये कैसे है सर? मतलब यानी कि आप भड़का रहे हैं अपने लोगों को मारिए और वीडियो मत बनाइए। राज ठाकरे जी ने अपने भाषण में जो विवादित बयान दिया है कि थप्पड़ मारो लेकिन वीडियो मत निकालो, तो मुझे लगता है कि एक नेता ने इसी तरह की भूमिका लेना ठीक नहीं है। मुझे आइए आगे बढ़ते अब बात कर लेते हैं खेल की खबरों की। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। वहीं भारत ने बर्मिंघम में पहली बार कोई टेस्ट जीता है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। बर्मिंघम टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को 336 रन से हरा दिया है। ये पहला मौका है जब भारत ने बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीता है। वहीं रनों के लिहाज से ये विदेश में भारत की सबसे बड़ी जीत है। मैच के 5वें और आखिरी दिन बारिश के कारण खेल कुछ देरी से शुरू हुआ। 608 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए इंग्लैंड ने 3 विकेट पर 72 रन से आगे खेलना शुरू किया। ओली पोप को आउट कर आकाशदीप ने भारत को दिन की पहली सफलता दिलाई। हैरी ब्रूक भी 23 रन बनाकर आकाशदीप का ही शिकार बने। लंच से ठीक पहले बेन स्टोक्स को 33 रन पर आउट कर वॉशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड को बड़ा झटका दिया। क्रिस वोक्स 7 रन बनाकर प्रसिद्ध कृष्णा की गेंद पर आउट हुए। एक छोर संभालकर खेल रहे जेमी स्मिथ 88 रन बनाकर आकाशदीप का शिकार बने और इसके साथ ही इंग्लैंड की मैच ड्रॉ कराने की उम्मीद समाप्त हो गई। इंग्लैंड की टीम 271 रन बनाकर आउट हुई। मैच की पहली पारी में दोहरा शतक और दूसरी पारी में शतक लगाने वाले भारतीय कप्तान शुभमन गिल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। शुभमन गिल ने इस मैच में बल्लेबाज के तौर पर तो इतिहास रचा ही, वहीं कप्तान के तौर पर भी बर्मिंघम में कोई टेस्ट जीतने वाले वे पहले भारतीय कप्तान बन गए। इस सीरीज का पहला टेस्ट इंग्लैंड के नाम रहा था। अब बर्मिंघम में भारत की जीत के बाद सीरीज 1-1 की बराबरी पर आ गई है। सीरीज का तीसरा टेस्ट 10 जुलाई से लॉर्ड्स में खेला जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। भारत की इस जीत पर क्रिकेट फैंस काफी खुश हैं और आगे के मुकाबलों में भी जीत की उम्मीद कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ये। इंग्लैंड पे पहली बार एजबेस्टन में हम जीते हैं और अर्शदीप और सिराज ने 5-5 विकेट लिए हैं। बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस रही है। ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस एंड बैटिंग परफॉर्मेंस शुभमन गिल ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। बहुत ही अच्छी इनिंग शुभम गिल की, जिन्होंने पूरा मैच सेटअप करा, और उसके बाद आकाशदीप वंडरफुल बॉलिंग। और चाहे वेदर ने थोड़ा
घबरा दिया, डरा दिया, बट उसके बावजूद हमने बिल्कुल मैच सही से पकड़ा और जीता। Well, I would say England must be having hard time today because this Shubman Gill's team is no different and they are here for win. I'm telling you, since they lost the match at Leeds, they wanted to prove themselves. Gautam Gambhir, as Gambhir, he was serious and he wanted to show the world this team is going to rock back. And that's what they did. And I'm telling you, Lords is going to be no different at all. Because Shubman Gill, this man, is going to be staying there, hitting centuries back to back, making history. I'm so happy and it was my first cricket match and I'm really happy India won. पर हमने विराट और रोहित को बहुत मिस किया. We missed Virat and Rohit. Akashdeep is super bowling and it was not very difficult to get the 10 wickets. We waited, but India is really, really good. We came all the way from Manchester. It's really worth coming. And this is our first match. Really enjoyed watching it. Great atmosphere here. Really good. बर्मिंघम टेस्ट में ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय कप्तान शुभमन गिल और गेंदबाज मोहम्मद सिराज का नाम एजबेस्टन ऑनर्स बोर्ड में जोड़ा गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बर्मिंघम टेस्ट में शानदार बल्लेबाजी करते हुए दोनों पारियों को मिलाकर कुल 430 रन बनाने में सफलता पाई थी। उन्होंने पहली पारी में 269 रन और दूसरी पारी में 161 रन की योगदान दिया। वहीं पहली पारी में तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की शानदार 6 विकेट की मदद से भारत ने बर्मिंघम के किले को भेदने में सफलता पाई। भारत ने बर्मिंघम में पहली बार जीत हासिल की है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखेंगे नया सवेरा मेरी सहयोगी शहला निगार के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।